अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर फाइन। मैं लेट हो गया क्योंकि कल मेरे से कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ मेरी फाइल जुड़ गई थी जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। नहीं तो मैंने आज वीडियो अपलोड कर देनी थी, मगर अब मैं दोबारा से लेक्चर जो है वो अपना बना रहा हूँ। तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो है फार्मास्यूटिकल केयर एंड पेशेंट केयर के हवाले से। इसमें जो है ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट का बेसिकली रोल होता है या इवन कम्युनिटी फार्मासिस्ट का भी, कि वो पेशेंट की जो नीड्स हैं उसके मुताबिक ड्रग थेरेपी जो है वो डेवलप करता है, उसको मॉनिटर करता है और उसको डॉक्यूमेंट करता है। ये सब कुछ जो है वो फार्मास्यूटिकल केयर कहलाता है। और इसमें कोई इंटरवेंशन अगर करना चाहे, फॉर इंस्टेंस किसी ड्रग का कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहा है या कोई ड्रग एडवर्स रिएक्शन शो कर रही है, तो उसको भी रिपोर्ट करना इसी डेफिनेशंस के अंदर आता है। तो आइए हम चलते हैं सबसे पहले अपनी फार्मास्यूटिकल केयर की तरफ और पेशेंट केयर की तरफ। पेशेंट केयर क्या है? सच एक्टिविटीज एंड सर्विसेज जो फार्मासिस्ट एक किसी भी पेशेंट को प्रोवाइड करे उसे हम लोग पेशेंट केयर कहते हैं। इस पे कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं? डिस्पेंसिंग, कोलैबोरेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग, डेवलपिंग एंड मॉनिटरिंग थेरेप्यूटिक प्लान। डिस्पेंसिंग, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है उसको डिस्पेंस करना इन अ प्रॉपर वे। कोलैबोरेटिंग विद द पेशेंट, विद द फिजिशियन एंड द केयर गिवर। इम्प्लीमेंट, जो उसका रेजिमेंट है, जो उसका ट्रीटमेंट प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करवाना, उसको एडहेयर करवाना पेशेंट को कि आपने अपने प्लान के साथ स्टिक रखना है। डेवलपिंग एंड मॉनिटरिंग द थेरेप्यूटिक प्लान, उसका जो थेरेप्यूटिक प्लान है उसको एक तो मॉनिटर करना, उसके अलावा अगर उसमें कुछ चेंजेस आती है तो उसको भी देखना। That will produce the therapeutic outcome for the patient. The therapeutic outcome is the desired effects, desired benefits that the prescriber and the patient needs. तो ये आती है हमारी पेशेंट केयर। उसके बाद इसका जो प्रोसेस है बहुत ही आसान है। मेडिकेशन असेसमेंट, कोर प्लान, फॉलो अप, एवेलुएशन, डॉक्यूमेंटेशन। मेडिकेशन असेसमेंट में क्या क्या आती है? मेडिकेशंस, उसकी एलर्जीज, मेडिकल कंडीशंस और ऑल्टरनेटिव लाइफस्टाइल। ये चार चीज़ें हम लोगों ने देखनी होती है मेडिकेशन असेसमेंट के अंदर। मेडिकेशन असेसमेंट में दोबारा मैं बता दूं क्या आता है। मेडिकेशंस के कौन कौन सी मेडिसिन जा रही हैं, उसमें फिर आती है एलर्जीज, क्या पेशेंट को इन मेडिसिन से कोई एलर्जीज तो नहीं है। उसके बाद आती है मेडिकल कंडीशंस, जो मेडिसिन दी जा रही हैं क्या वो इस मेडिकल कंडीशंस के लिए ठीक है भी या नहीं, ड्रग ऑफ चॉइस है भी या नहीं। उसके बाद आती है ऑल्टरनेटिव लाइफस्टाइल्स, कि अगर हम पेशेंट की वेल बीइंग के लिए क्या उसको बता सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करे कि वो बेहतर हो जाए। केयर प्लान आता है, उसके बाद फॉलोअप इवैल्यूएशन आती है और डॉक्यूमेंटेशन आती है। केयर प्लान क्या है आपका? केयर प्लान बेसिकली यही होता है कि उसका जो थेरेप्यूटिक केयर प्लान है कि ट्रीटमेंट और उसको बता देना कि इसी चीज़ से परहेज करना है, इसी चीज़ को फॉलो करना है, इस तरह करना है, इस तरह नहीं करना है, ये आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिट है, ये आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है। फॉलोअप कैसे करना है? हर वीक के बाद, 2-3 दिन के बाद, ये जैसे भी जितनी भी क्रोनिक डिजीज़ है या एक्यूट डिजीज़ उसके मुताबिक फॉलोअप करना होता है पेशेंट के साथ कि क्या उसमें बेहतरी आ रही है, जो मेडिसिन वो यूज़ कर रहा है क्या वो हमें डिज़ायर्ड आउटकम्स दे रही है या नहीं दे रही। और डॉक्यूमेंटेशन, अगर वो दे रही है तो तब भी डॉक्यूमेंट करना है, अगर नहीं दे रही है तब भी डॉक्यूमेंट करना है, और अगर कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आ रहे हैं तो हमें तब भी इसको डॉक्यूमेंट करना होता है। ये इसका सारा प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कुछ स्किल्स आते हैं हमारे पास। वो बस स्किल्स आपको बताता हूँ। पहले हम लोग ये देखेंगे फार्मास्यूटिकल केयर क्या होती है। द फार्मास्यूटिकल केयर इज द सर्विस रेंडर्ड बाय द फार्मासिस्ट टू इम्प्रूव पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ within the reasonable economic expenditure. Pharmaceutical care is the service rendered by the pharmacist to improve patient quality of life. ये एक ऐसी सर्विस है जो फार्मासिस्ट प्रोवाइड करता है पेशेंट को ताकि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर किया जा सके, और एक इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर के अंदर रहते हुए, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेडिसिन ना हो, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव उसका ट्रीटमेंट ना हो। फॉर इंस्टेंस किसी चीज़ से अगर वो एलर्जिक है और हम उसको दे रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा जब हम उसको देंगे। उसको एलर्जी जब कॉज करेगी तो उसके लिए उसको अलग से मेडिसिन देनी पड़ेगी, उसके एनाफिलेक्टिक शॉक्स जब उसमें जाएगा तो उसके लिए उसका अलग ट्रीटमेंट होगा। या फॉर इंस्टेंस किसी ड्रग जो है एंटीबायोटिक, उसको रेजिस्टेंस है, जो उसका माइक्रोब है उसकी रेजिस्टेंस हुई भी अगर मगर स्टिल वही दी जा रही है तो फिर वो भी उसकी एक्सपेंसेस को बढ़ा रहा है, क्योंकि उसका फायदा नहीं हो रहा। इन दी एंड फिर हमें अपनी ड्रग चेंज करनी पड़ती है। तो ये हमारा फार्मास्यूटिकल केयर प्लान है। इसके जो स्किल्स आते हैं वो हम देखते हैं। प्रिस्क्रिप्शन प्रोसेसिंग एंड डिस्पेंसिंग। प्रिस्क्रिप्शन प्रोसेसिंग में आता है कि हमने जो मेडिसिन फिजिशियन ने दी है उसको हमने
एज इट इज़ प्रोसेस करना है, मगर हमने साथ ही साथ ये भी देखना होता है कि क्या उसमें कोई ऐसी ड्रग तो नहीं है जो पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद नहीं है या उसको नुकसान तो नहीं पहुंच जाएगी, एंड देन उसकी डिस्पेंसिंग आ जाती है। Making sure that the patient understands how to use a product to ensure that use of a medication will have the outcome desired. अब यहाँ पे हमने क्या देखना है कि पेशेंट को हमारे पता होना चाहिए कि जो हम मेडिसिन उसको दे रहे हैं, जो इक्विपमेंट उसको दे रहे हैं, जो डिवाइस उसको दे रहे हैं, उसको उसका इस्तेमाल भी आना चाहिए। ये ना हो कि उसको उसका इस्तेमाल ही ना पता हो, वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा हो और हमें जो डिजायर्ड आउटकम्स है वो हमें मिले ही ना। फॉर इंस्टेंस अगर इनहेलर है उसको दिया गया पफ करने के लिए, तो वो कहीं नेजल में तो नहीं कर रहा इनहेल। हो जाता है कुछ कस्टमर्स को या पेशेंट्स को नहीं पता चलता कि इसको कैसे जो है वो प्रॉपर्ली यूज़ करना है। और इसी तरह ही फॉर इंस्टेंस कोई बीपी ऑपरेटर्स है, कोई ब्लड प्रेशर की मशीन है या कोई शुगर मशीन है या कोई और इस तरह की मॉनिटरिंग डिवाइस है या कोई और पेन है इंसुलिन के, उसको देखना है कि उसको यूज़ करना है ताकि हमें जो डिजायर्ड आउटकम्स है वो हमें मिल सके। इसी तरह स्किल्स इन असेसमेंट ऑफ द पेशेंट हेल्थ स्टेटस, हमें पेशेंट की हेल्थ स्टेटस को असेस करने के लिए स्किल्स चाहिए होते हैं। वो हमें उसको देख के उसके सिम्टम्स को जज करके और उसके साइंस को जज करके बताना होता है कि पेशेंट जो है उसकी हालत बेहतर हो रही है या हालत उसकी बेहतर नहीं हो रही, या जो ड्रग हम लोग या ट्रीटमेंट जो हम लोग उसको दे रहे हैं उसका हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है या कुछ भी उसका बेनिफिट नहीं हमें मिल रहा। फिर आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल एंड एक्चुअल ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल और एक्चुअल ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स का मतलब ये है कि एक तो ड्रग्स की एक्चुअल प्रॉब्लम्स आती हैं। फॉर एग्जांपल किसी ड्रग की एलर्जी आती है, किसी ड्रग से एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, किसी ड्रग से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, डायरिया हो सकता है। ये उसकी एक्चुअल ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये हमें कंसिडर करनी होती हैं। और पोटेंशियल क्या होता है कि माइट भी किसी ड्रग से कोई और प्रॉब्लम आ सकती है, माइट भी इस ड्रग से ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये पोटेंशियल होती है। ये सब हम लोगों ने डॉक्यूमेंट करना होता है। तो इसको हम लोग कहेंगे अपना DRP, ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन तो होगी ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, उसके बाद उसकी थेराप्यूटिक चॉइसेस हमारे पास क्या है। एस इनहिबिटर्स देते हैं, एस इनहिबिटर्स का जो साइड इफेक्ट आता है मोस्टली वो ड्राई कफ आती है, तो उसका थेराप्यूटिक चॉइस हमारे पास क्या आती है, ARBs। तो इसी तरह ही हम लोगों ने थेराप्यूटिक चॉइसेस को भी देखना होता है। इसके बाद हमारे पास आता है डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग थेराप्यूटिक प्लान एंड मॉनिटरिंग एंड इवेलुएटिंग पेशेंट प्रोसेस विद द थेरेपी। जो हम लोग उसको थेराप्यूटिक प्लान दे रहे हैं उसको एक तो इम्प्लीमेंट करवाना है, मॉनिटर करना है और इवेलुएट करना है कि उससे उसको फायदा हो रहा है या नहीं। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द फाइंडिंग एंड द फॉलो अप्स, जो भी हमारी फिर एंड पे फाइंडिंग्स होगी उसकी एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। रिपोर्ट जो है हमें एक कॉन्फिडेंशियल एरिया में रखनी होती है ताकि हमें पता हो कि ये पेशेंट है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसने कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ की है, इसके बाद इसका क्या इफेक्ट्स आ रहे थे, ये सब कुछ हमें डॉक्यूमेंट्स करके हमें एक फाइल बनानी होती है। अब हमारे पास जो आता है वो आता है कंपोनेंट्स ऑफ पेशेंट केयर। इसमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, पेशेंट एंड फार्मासिस्ट रिलेशनशिप एंड फार्मासिस्ट वर्कअप ऑफ ड्रग थेरेपी। तो कंपोनेंट ऑफ द पेशेंट केयर इंक्लूड्स फार्मासिस्ट पेशेंट रिलेशनशिप। हमने एक ऐसा रिलेशनशिप बना के रखना होता है पेशेंट के साथ कि वो हमसे कोई बात छुपाए ना, हमसे वो डरे ना, हेजिटेट ना करे कुछ भी चीज़ को बताने में। बहुत प्रोफेशनल एक ये रिलेशनशिप होता है। बिल्कुल इसमें जो है हमने एक एज एन फार्मासिस्ट भी, एज अ फ्रेंड भी अपने पेशेंट को लेके चलना होता है, उसके बेनिफिट्स उसको बताने होते हैं उसके ट्रीटमेंट प्लान के, और साथ ही साथ अगर वो उसको फॉलो नहीं करेगा तो उसको नुकसान भी बताने होते हैं। उसको बताना होता है कि अगर आप थेरेप्यूटिक प्लान को फॉलो अप करते हैं तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा होगा और अगर आप नहीं करते तो आपको इस चीज़ का नुकसान भी हो सकता है। एंड में डिसीजन जो होता है वो पेशेंट का होता है कि वो किसको चीज़ को फॉलो करना चाहता है, किसको नहीं फॉलो करना चाहता। बट हम लोगों ने अपनी एफर्ट करनी होती है, मेक श्योर करना होता है कि हम लोग पेशेंट को ईच एंड एवरीथिंग जो है वो डिटेल में बताएं। और ये हम तभी बता सकते हैं जब हम पे पेशेंट जो है वो बहुत रिलाय करता हो या ट्रस्ट करता होगा। तो pharmacist workup of drug therapy includes data collection, develop therapeutic plan, identify DRPs or DTPs, and documentation of patient care. This is a SOAP note or a farm note. दो तरह के notes आते हैं, वो मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ। A pharmacist must gather patient information and assess its relevance to patient care. This process is often described as pharmacist workup of drug therapy.
फार्मासिस्ट का काम ये है कि उसने सारा डाटा कलेक्ट करना है पेशेंट से, केयर गिवर अगर उसका है तो फिजिशियन से। उसके बाद एक थेरापेटिक प्लान को डेवलप करना है। थेरापेटिक प्लान में क्या आता है, फॉर इंस्टेंस डॉक्टर साहब ने लिखी है फ्लाम मेडिसिन इतने दिन के लिए, सुबह शाम इतनी देर के लिए, तो हमने उसको देखना है कि आया ये ड्रग जो है ये उसके लिए सूटेबल है भी या नहीं, उसकी जो डोज है वो उसके लिए सूटेबल है भी या नहीं, जो ड्यूरेशन जो डॉक्टर साहब ने लिखा हुआ है वो देखना होता है कि वो सूटेबल है भी या नहीं। इन चीज़ों को हमने मॉनिटर करना है। उसके बाद ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो कोई नहीं आती, कोई एलर्जीज तो नहीं आ रही, कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा, या थेरेपेटिक जो थेरेपी प्लान है उससे कोई मसला तो नहीं हो रहा। ये सब कुछ करने के बाद हम लोगों ने एक सोप नोट या फार्म नोट बनाना होता है। एक ऐसा नोट होता है या एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम लोगों ने अपनी सारी फाइंडिंग्स, असेसमेंट और प्लान वगैरह लिखना होता है। So the patient work drug therapy contains the thought processes or necessary for the pharmaceutical care, the patient specific information that gives a basis for a lead to recognition of the pharmacotherapy problem or identification of the pharmacist intervention। बस information आती है specifically patient की तरफ से, इसमें हम लोगों ने इस चीज़ को बेस बनाना होता है और हमने कुछ चीज़ में देखना होता है कि क्या इसकी वजह से इस इंफॉर्मेशन में हमें कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसकी वजह से हमें इंटरव्यू तो नहीं करना पड़ रहा, या फार्माकोथेरेपी यानी कि उसकी कोई थेरेपी चेंज तो नहीं करनी पड़ रही, कोई न्यू डेवलपमेंट तो नहीं करनी पड़ रही, या उसी ट्रीटमेंट को हम लोगों ने चलते रहने देना है। तो इसमें जो फार्म नोट आता है बेसिकली वो आती है फाइंडिंग, असेसमेंट, रेजोल्यूशन और रिकमेंडेशन और मॉनिटरिंग। फाइंडिंग्स क्या है हमारी, फिर उसमें असेसमेंट क्या है हमारी, फॉर एग्जाम्पल कोई साइड इफेक्ट आ गया है, उसका रेजोल्यूशन या रिकमेंडेशंस क्या है, उसका हल कैसे करना है हम लोगों ने। हल करने के बाद हम लोगों ने देखना है कि क्या पेशेंट की तबीयत में बेहतरी आ रही है या नहीं आ रही, या मजीद ख़राब हो रही है। और इसी तरह जो सोप है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट असेसमेंट प्लान होता है। सब्जेक्ट आपका पेशेंट, ऑब्जेक्ट आपकी मेडिसिन, और उसकी असेसमेंट कि वो मेडिसिन जो है वो कितना काम कर रही है कितना नहीं कर रही, और उसका प्लान कि इसमें हम लोगों ने चेंज लेके आनी है या इसी को रखना है। तो ये थोड़ा सा डिटेल में मैंने बताया हुआ है सोप का। सब्जेक्ट, द समरी ऑफ अ केस। MP is a 55-year-old man receiving treatment of hypertension. MP's doctor prescribed hydrochlorothiazide 50 mg daily. मगर हमारी फाइंडिंग्स क्या हैं? Current BP is still 150/90. Serum creatinine is 80. FPG is 6.5 millimole. हमारी असेसमेंट क्या है? हमारी असेसमेंट यह है कि मेडिसिन लेने के बाद भी ब्लड प्रेशर उसका हाई जा रहा है, तो हमें कोई एडिशनल में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ऐड करनी पड़ेगी। प्लान क्या है हमारा? प्लान हमारा ये है कि हम लोग डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर साहब एक मेडिसिन ऐड कर दें। डॉक्टर साहब ने क्या किया, रेमिप्रिल 10 mg ऐड कर दी। इसके बाद हमने मॉनिटर करना है कि क्या ये मेडिसिन देने के बाद पेशेंट की हालत बेहतर हो रही है या नहीं हो रही है, मजीद ख़राब हो रही है। उसके बाद हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन कलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द पेशेंट रिकॉर्ड। इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करनी है, उसको मेंटेन कैसे करना है, इसकी पॉइंट्स क्या हैं, इसमें स्किल्स कौन कौन से यूज होते हैं, आइए हम उसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पेशेंट की आइडेंटिटी कि क्या पेशेंट वही है जिससे हम लोग जो हमारा केस है इस नाम से कोई और पेशेंट तो नहीं है, या इसकी जगह जो है कोई माँ बाप तो नहीं आ गए, कोई बहन भाई तो नहीं आ गए। तो हमने पेशेंट की आइडेंटिटी को पहले सबसे पहले मॉनिटर करना है कि हमें जो है इसकी आगे बहुत ज़रूरत पड़ती है। जब कॉन्फिडेंशियलिटी का पार्ट आएगा उसमें आपको पता लगेगा कि आइडेंटिटी बहुत मैटर करती है। इसके बाद करंट मेडिकल कंडीशंस बीइंग ट्रीटेड, उसकी मेडिकल कंडीशंस कौन कौन सी हैं जो हम लोग ट्रीट कर रहे हैं या देख रहे हैं। उसके बाद नेम, जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्रग डिस्पेंस्ड, जो मेडिसिन दे रहे हैं या जो ट्रीटमेंट उसको दे रहे हैं उसकी भी जनरल इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने रखनी है। उसके बाद उसका डायरेक्शन ऑफ यूज़ ये रखना है। उसके बाद उसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स, और अगर उसकी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो उसकी मैनेजमेंट का तरीका ये भी देखना है। ड्रग की स्टोरेज का तरीका या रिक्वायरमेंट्स ये भी देखनी है। उसके बाद the pharmacist should respect the patient's right to confidentiality and privacy by taking all the reasonable steps to ensure that personal health information is communicated in a manner in which others cannot overhear the discussion. बहुत ही डिस्क्रीट वे में हमने जो है पेशेंट के साथ अपनी जो है वो डिस्कशन या काउंसलिंग करनी होती है। उसको एक सेपरेट रूम भी दे सकते हैं, एक कॉर्नर में भी लेके जा सकते हैं जहाँ पे कोई ज़्यादा आता जाता ना हो। फॉर इंस्टेंस आपका सेल्स पर्सन है या कोई फार्मेसी असिस्टेंट है या टेक्नीशियन वगैरह, यानी कि कोई और ना सुन सके। क्यों? हमने पेशेंट की जो प्राइवेसी है उसको बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि अक्सर पेशेंट हेजिटेट करते हैं या शर्मिंदा होते हैं अपनी बीमारी का बताते हुए किसी और को।
फॉर इंस्टेंस डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है कि हर दूसरे तीसरे बंदे को है, मगर बहुत से लोग इसको पब्लिकली डिस्कस नहीं करते, ना करना पसंद करते हैं। तो ये उनका राइट है, प्राइवेसी उनका राइट है और हमें इसको रिस्पेक्ट करना है। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं हमारे। कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या है कि हम लोगों ने देखना होता है कि क्या पेशेंट जो है वो हमें फुली अंडरस्टैंड कर रहा है, हम क्या उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो रही है या नहीं हो रही। फॉर इंस्टेंस आप एक एशियन है, मगर आपके पास कोई अफ्रीकन आ जाता है, कोई यूरोप से आ जाता है, कोई रशियन आ जाता है, आपने उसकी बिलीव्स को देखना है, उसको अंडरस्टैंड करना है कि उसके बिलीव्स क्या हैं, उसकी थॉट्स क्या हैं, और उसके हिसाब से फिर उसके जो प्लान है उसको मॉडिफाई करना पड़े तो उसको मॉडिफाई करना है, या उसको बताना है कि हम लोग इस मैक्सिमम जो है वो एक्सपेंड यहाँ तक हो सकते हैं, इससे अगर आगे जाएंगे तो उसका हमें थेरेप्यूटिक आउटकम नहीं मिलेगा या फ़ायदा नहीं होगा इसका हेल्थ की तरफ से। तो इन चीज़ों को हमें देखना होता है। ये उसकी पर्सनल कल्चर भी हो सकते हैं, उसका एजुकेशनल डिफरेंस भी हो सकता है, बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है। उसके बाद इन्फॉर्म्ड कंसेंट, टेकिंग परमिशन दैट स्टोर पर्सनल इंफॉर्मेशन कंसेंट विद कॉन्शियस। हम जो हैं उसकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो अपने पास स्टोर कर रहे हैं विद द कंसेंट ऑफ द पेशेंट। एंड देन द कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्वियसली जो उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास पेशेंट की है वो हम लोग उसके अलावा किसी को नहीं देंगे, सवाए इसके कि उसका डॉक्टर या उसकी इंश्योरेंस या उसका केयर गिवर जो उसका होगा उसको हम लोग बता सकते हैं इन चीज़ों को। उसके अलावा हम लोग किसी को नहीं देंगे। बाय लॉ भी ये देना जो है एक तरह से क्राइम भी समझा जाता है और एथिकल भी नहीं है। ये हमारे जी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के जो हैं वो स्किल्स हो गई या प्रोसेस आप उसको कह लीजिए हो गया। अब आते हैं जी हम डेवलपिंग थेरेप्यूटिक प्लान की तरफ। Developing therapeutic plan, a pharmacist must develop a therapeutic plans recommending therapeutic options, doses, scheduling, administration, required drug devices, and compliance aids. Therapeutic plan types: core pharmacotherapy plan, conditions, outcome, regimen, and evaluation. तो हमने इसमें देखना क्या होता है कि हमने जो एक थेरेपेटिक प्लान जो डेवलप कर रहे हैं उसमें हमारे पास थेरेपेटिक चॉइसेस होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ से प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरी हमारे पास ड्रग रेडी होनी चाहिए, हम लोग ये ट्रीटमेंट या ये ड्रग दे सकते हैं। उसकी डोजेस देखनी है, उसकी स्केजुलिंग देखनी है कि दिन में 3 मरतबा 2 मरतबा है या वंस अ डे है। उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ओरली है, बिफोर मील है, आफ्टर मील है, हाउ मेनी आवर्स बिफोर मील, ये सब कुछ हमें देखना पड़ता है। और उसके बाद अगर कोई डिवाइस उसको हम लोग दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल रोटा कैप्सूल्स जो होते हैं हमारे पास, वो एक डिवाइस से, रोटा इनहेलर से हम लोग उसको सक करते हैं, तो उसका जो है उसको इस्तेमाल आना चाहिए, पेशेंट को बताना चाहिए कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है। उसके बाद उसकी टाइप है वो कोर फार्माकोथेरेपी प्लान जो है वो उसमें आता है जी कंडीशन। मेडिकल कंडीशन क्या है बंदे की, एक्यूट ड्रग डिजीज़ है, क्रोनिक डिजीज़ है, क्या है। उसके बाद उसका आउटकम जो है वो हमें देखना है कि डिज़ायर्ड आउटकम क्या है। तो ऑब्वियसली वेलनेस, अगर पेन है तो पेन से रिलीफ मिलना चाहिए, अगर स्टिफनेस है मसल्स में या स्ट्रेस है तो उसको उससे आराम आना चाहिए। उसका ट्रीटमेंट प्लान जो हमें देखना है वो देखना है कि किस ट्रीटमेंट प्लान से इसका जो है वो हमें आउटकम मिलेगा। उसके बाद एवेलुएशन पैरामीटर्स टू असेस आउटकम ट्रीटमेंट। एवेलुएशन के कौन से पैरामीटर्स ऐसे हैं जो हम असेस करेंगे उसके ट्रीटमेंट को देखते हुए। फॉर एग्जांपल अगर पेन है तो हम उसको पूछेंगे कि हाँ जी पहले आपको पेन कितनी थी, स्केल 1 to 10 बताइए। फॉर इंस्टेंस वो बताता है 9। मेडिकेशन के बाद या थेरेपेटिक प्लान के बाद हम लोगों ने उससे दोबारा पूछना है हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद, अब आपकी पेन कैसी है, स्केल फ्रॉम 1 to 10 हमें बताइए। फिर वो कहता है जी 2, स्टिल है बट इंटेंसिटी कम हो गई है। तो हम इस असेसमेंट के ऊपर जो है उसको डोज को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं, या मज़ीद इस्तेमाल करने के लिए भी कह सकते हैं। सिमिलरली ब्लड प्रेशर, उसको भी मॉनिटर करेंगे, उससे पूछेंगे अब आपका ब्लड प्रेशर कैसा है। वो अगर कहेगा कि जी नॉर्मल की तरफ आ रहा है, कितना आ रहा है ये हम देखेंगे, कितने पॉइंट्स हमें और रिक्वायर है उसको नीचे लाने में, उस हिसाब से उसकी डोज एडजस्ट करेंगे, उसको स्केड्यूल करेंगे, या उसके जो हम उसको ट्रीटमेंट प्लान उसको बताएंगे कि इतनी देर तक आपने और इसको इस्तेमाल करना है। इसके बाद DRP या DTP हमारे पास आता है, ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स और ड्रग थेरेपी प्रॉब्लम्स। फार्मासिस्ट जो होता है बेसिकली वो मेडिसिन के हवाले से एक बहुत बड़ा आप कह लें कि जाइंट है। जाइंट इसलिए है क्योंकि उसको मेडिसिन जहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रही है या सिंथेसिस हो रही है वहाँ से लेके उसको
कंज्यूमर तक पहुंचाने तक, पेशेंट तक पहुंचाने तक सब प्रोसेसेस का पता है उसको, और उसको ये भी पता है कि इस केमिकल में या इस ड्रग में क्या क्या पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स छुपे हुए हैं, क्या क्या पॉसिबल एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हो सकते हैं, किस पॉपुलेशन के लिए ड्रग बेहतर है, किस पॉपुलेशन के लिए ड्रग बेहतर नहीं है, डोज कैलकुलेशन, ये सब फार्मासिस्ट का काम है। अब यहाँ पे उसने यही काम करना है, यही स्किल्स अपने यूज़ करने हैं, और देखना ये है कि patient's use of the product to the patient situation as a whole including his or her need for the medication, कि क्या उसकी situation के मुताबिक उसको medication दी जा रही है, the appropriateness of the product as prescribed, क्या वो drug appropriate है भी या नहीं, factors that could affect the patient's use of the medications as prescribed, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो पेशेंट की मेडिकेशन को यूज़ करने में उसको अफेक्ट कर सकते हैं, whether the desired outcome will be achieved from both the patient's and the physician's point of view, तो क्या इस ट्रीटमेंट प्लान से या इस ड्रग से हमें वो थेरेपेटिक आउटकम्स या डिजायर्ड आउटकम्स अचीव होंगे भी या नहीं। तो ये सब काम जो है ये फार्मासिस्ट का होता है देखने का। अब इसमें हम लोगों ने देखना होता है ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स दैट are described in the concept of pharmaceutical care include the patient is taking receiving a drug for which there is no valid indication or unnecessary drug therapy, यानी कि उसको ड्रग तो दे रहे हैं मगर उसको उस ड्रग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें वो चीज़ पाई ही नहीं जा रही, या उसमें डिजीज़ या सिम्टम या साइन है ही नहीं जिसके लिए वो स्पेसिफिक ड्रग यूज़ हो रही है। तो हमें ये देखना है कि कोई एक्स्ट्रा ड्रग तो नहीं दी जा रही या हट के थेरेपी तो नहीं दी जा रही। उसके बाद हमें देखना होता है कि रिक्वायर्स ड्रग थेरेपी फॉर एन इंडिकेशन एंड इज़ नॉट रिसीविंग इट, कि उसको जो ड्रग थेरेपी रिक्वायर है वो उसको मिल ही नहीं रही। उसको पेन है मगर उसको पेन की लिख के नहीं दी हुई, मसल रेसल लिख के दे दी हुई है, तो इसको हमें देखना होता है। उसके अलावा द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द ड्रग, के जो हम ड्रग उसको दे रहे हैं, जिसको प्रिस्क्राइब ड्रग हुई हुई है, जिसको ड्रग रिसीव हो रही है, वो अप्रोप्रिएट है भी या नहीं, एलर्जी तो नहीं कॉज करेगी, कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं है इस कंडीशन के अंदर। फॉर इंस्टेंस अगर प्रेग्नेंट लेडी है उसको हम लोग टेट्रासाइक्लिन्स नहीं दे सकते, तो ये हम लोगों ने देखना होता है। उसके बाद अ ड्रग दैट इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, फॉर इंस्टेंस कोई इन्फेक्शन ऐसा है जो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक के हवाले से वो रेजिस्टेंस इख्तियार कर गया हुआ है, तो ये अगर उसको हम लोग दोबारा वही ड्रग दे रहे हैं जो रेजिस्टेंस उसकी हो रही है, तो ये हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव है, हमारी उसका ना तो फ़ायदा हो रहेगा हमें और हमारी कॉस्ट भी जो है वो बढ़ रही है। नॉट वर्किंग और नॉट द ड्रग ऑफ चॉइस, क्या जो हम लोग ड्रग दे रहे हैं आया वो ड्रग ऑफ चॉइस है भी या नहीं, इसके लिए कोई और ड्रग तो नहीं है, कोई इससे बेहतर ड्रग तो नहीं है जो हम लोग दे सकते हैं, ये चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ती है। उसके बाद उसकी पोटेंसी आई थी है कि क्या बहुत कम पोटेंसी तो नहीं दी जा रही या बहुत ज़्यादा पोटेंसी तो नहीं दी जा रही एज वेट के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेशेंट इज नॉट टेकिंग रिसीविंग द प्रिस्क्राइब्ड ड्रग अप्रोप्रिएटली, जो उसको ड्रग दी गई है वो अप्रोप्रिएटली वो ले ही नहीं रहा, यानी कि ड्रग तो उसको सही दे दी गई है मगर उसको यूज़ करने का तरीका नहीं पता, या उसकी डोजेज फॉर्म उसकी सही नहीं है, या उसको इस बात का पता ही नहीं है कि उसको किस तरह लेना है, बेड टाइम, बिफोर मील, आफ्टर मील, मॉर्निंग में कब लेना है, एम्प्टी स्टमक कब लेना है, तो इन चीज़ों को भी हमें देखना होता है। उसके बाद द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग एन एडवर्स ड्रग रिएक्शन, सबसे मेन पॉइंट है एक यहाँ पे येलो पेपर भी मिलता है जिसको हम लोग एडवर्स ड्रग रिपोर्टिंग भी कहते हैं या एडीआर्स, जिसमें हम लोग एडवर्स ड्रग रिपोर्ट करते हैं कि कोई भी ड्रग ऐसी जिसमें कोई पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट, कोई ड्रग्स एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो आ जाता है उसको रिपोर्ट करना होता है, तो इसको हम लोगों ने बताना होता है। उसके बाद ड्रग इंट्रैक्शन को नोट डाउन करना है, ड्रग फूड इंट्रैक्शन को और ड्रग लैब टेस्ट इंट्रैक्शन जो हैं उसको भी हम लोगों ने रिपोर्ट करना होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स या ड्रग थेरेपी प्रॉब्लम्स के अंडर आती हैं, और ये फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट या कम्युनिटी फार्मासिस्ट का काम होता है कि वो पेशेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, उसके हिसाब से अपनी एक फाइल या डॉक्यूमेंट तैयार करेगा और उसके बाद उसके हिसाब से एक थेरेप्यूटिक प्लान बनाएगा या उसको थेरेप्यूटिक चॉइसेस देगा या फिर फिजिशियन से बात करके उसकी जो है थेरेपी को चेंज करेगा। तो ये हमारा टॉपिक था आज का फार्मास्यूटिकल केयर के हिसाब से और पेशेंट केयर के हिसाब से। आई होप यू लाइक इट। मुझे लाजमी बताइए कि मैं जहाँ पे भी लैग करूँ मुझे लाजमी सजेशन दीजिएगा, मुझे लाजमी बताइएगा ताकि मैं अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव करूँ
आई एम सॉरी, आज मैं बहुत जल्दी में लेक्चर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरा जो लेक्चर होगा से नेक्स्ट वो भी आपको कल ही अपडेट करूँगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।